अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं तरन्नुम निशात आप सबका अपने किचन में इस्तकबाल करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं तगार या बूरा, इसे बूरा भी कहते हैं। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसलिए मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। और इसका इस्तेमाल हमें बेसन के लड्डू या हम बर्फ़ी या पेड़ा बनाते टाइम इसका करें इस्तेमाल, तो बहुत ही अच्छे लाजवाब लड्डू तैयार होते हैं। बिल्कुल हमारे मार्केट के जैसे, बाज़ार की तरह लड्डू तैयार होते हैं। वैसे तो हम पिसी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं लड्डू बनाते टाइम, लेकिन क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल रहते हैं। उससे जितना भी अपन पीसेंगे उसके क्रिस्टल ख़त्म नहीं होते, छोटे हो जाते हैं। लेकिन ये बूरा या तगार से लड्डू का जो है टेक्सचर, दानेदार और टेस्ट बढ़ जाता है। उसे आप खुद महसूस करेंगे आप इस तरीके से अगर एक बार तगार बना के लड्डू को तैयार करेंगे तो। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम तगार बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स या अज्जा की ज़रूरत है। ये देखिए, मैंने 1 कप शक्कर लिया है और 1/3 कप पानी और 1 चम्मच प्योर घी। तो मैंने फ्लेम पर एक पैन चढ़ा लिया है और उसमें ये 1 कप शक्कर डाल दूंगी और उसमें 1/3 पानी डाल दूंगी। और अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे। और तगार बनाने का सारा प्रोसीजर जो है हमें हाई फ्लेम पर लास्ट तक करना है। चाशनी हमारी अच्छी गाढ़ी जब तक हो जाए, और उसकी कंसिस्टेंसी मैं बताऊंगी आपको किस तरह की हो जाए, जब आपको इसे फ्लेम को ऑफ कर देना है और तगार खिला लेना है। तो चलिए इससे पहले हम चला देते हैं और शक्कर को मेल्ट होने देते हैं। शुगर देखिए अच्छे से पानी में जो है मेल्ट हो चुकी है। और अब हमें इसे हाई फ्लेम पर ऐसे ही चाशनी को अच्छे से गाढ़ी होने तक पका लेना है। तो शुगर के मेल्ट होने के बाद भी हमें 5 मिनट तक ऐसे हाई फ्लेम पर इसे पकाते रहना है। फिर इसकी कंसिस्टेंसी को हम चेक करेंगे। देखिए, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें इसे ऐसे गिरा के देखना है। जब ये एकदम वाइट हो जाए गिरते वक्त, या अभी थोड़ी देर और हम पका लेंगे तो एकदम वाइट हो जाएगी गिरते वक्त, तो ये फिर तगार खिलने के लिए ये चाशनी बिल्कुल रेडी। देखिए, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें इसे ऐसे गिरा के देखना है। जब ये एकदम वाइट हो जाए गिरते वक्त, या अभी थोड़ी देर और हम पका लेंगे तो एकदम वाइट हो जाएगी गिरते वक्त, तो ये फिर तगार खिलने के लिए ये चाशनी बिल्कुल रेडी होगी। जब तक हम थोड़ा सा ऐसे हिला लें इसको बीच बीच में, ताकि नीचे लगे ना। देखिए, जो शक्कर जो है वो अच्छी कंसिस्टेंसी पर पहुंच चुकी है, हमारी अच्छी सफ़ेद हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं 1 चम्मच प्योर घी डाल दूंगी इसमें। और घी डालने का कारण हमारा ये रहता है कि तगार में ढेले नहीं पड़ते हैं, और ये बहुत अच्छे से डिगले डिगले से जैसे हो जाते हैं ना, वैसे नहीं होते। इसमें बहुत अच्छे से लास्ट में खिल जाती है तगार जो हमारी, तो इसलिए इसमें 1 चम्मच घी मिलाया जाता है। देखिए, वाइट हो चुकी है। अब देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी जो है परफेक्ट हो चुकी है। इस तरह से वाइट दिखने लगेगा आपका ये लिक्विड जो है। अब बस इस फॉर्म पे आते ही इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और फ्लेम ऑफ करने के बाद भी हम इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे, क्योंकि तगार हमें खिलाना है इसलिए। और नीचे शक्कर लगना भी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और बल्कि इसे गर्म जगह से अब हम हटा के नीचे रख लेंगे। तो चलिए अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर दी। देखिए, मैंने इसे गर्म जगह से नीचे उतार लिया है और इसे अब ठंडे जगह पे रख के मैं इसे कंटिन्यू ऐसे स्टर करती रहूँगी, और ये खुद ब खुद तगार हमारी थोड़ी देर बाद खिल जाएगी। तो इसे इस तरह से कंटिन्यू हिलाइए जब तक ये ठंडी ना हो जाए और अच्छे से देखिए खिलने लगी। देखिए, मेरी तगार जो है अच्छे से खिल चुकी है। और अगर इसमें बीच में थोड़े ढेले पड़ जाते हैं तो आप इसको ऐसे दबा के फोड़ सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं है। तो इससे आप अगर लड्डू या पेड़े बनाएंगे तो आपका जो टेक्सचर है लड्डू का वो बिल्कुल दानेदार और अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप तगार बना लीजिए, और फिर उसके बाद मैं लड्डू बनाने की तैयारी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मेरी बूरा या तगार बिल्कुल तैयार है लड्डू या पेड़ा बनाने के लिए। आप इस तरह से
ये बना के स्टोर करके रख सकती हैं। और जब भी आप लड्डू बनाएं या घर में कोई मिठाई बनाएं ऐसी पेड़ा वगैरह तो और या बेसन की बर्फ़ी, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे क्या है, बहुत ही अच्छा लड्डू, बर्फ़ी या पेड़े का टेक्सचर और टेस्ट रहता है। तो आप पिसी शुगर का ना इस्तेमाल करके ये तगार बना के आप इस्तेमाल करिए, तो आपके लड्डू या पेड़े का टेक्सचर बिल्कुल बाज़ार की तरह आएगा और बहुत ही टेस्टी तैयार हो। चलिए आइए देख लेते हैं बेसन के लड्डू बनाने में किन इंग्रेडिएंट्स या अज्जा की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने 1 कटोरी चने की दाल ली है। आप चाहें तो कंप्लीट पिसा हुआ बेसन भी ले सकते हैं, और बेसन मोटा वाला लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने घर में मैं बेसन इसका पीसूँगी, इसलिए मैंने इसे दाल के रूप में रखा है आपको बताने के लिए किस तरह से हम तैयार करेंगे। और इस तरह से बनाने में क्या है, हमें अच्छा अपने हिसाब से अपन बेसन तैयार कर सकते हैं, कितना मोटा या बारीक हो। वैसे बाज़ार के बेसन से भी बहुत अच्छे लड्डू तैयार हो जाते हैं। तो ये जितनी दाल रहेगी या बेसन रहेगा उतनी क्वांटिटी में तगार लीजिए आप। और ये 1 चम्मच इलायची पाउडर है, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, यानी काजू, बादाम और पिस्ता। ये आप अपने चॉइस से डाल सकते हैं, या नहीं भी डालेंगे तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है टोटली। ये और फूड कलर, ये दोनों बिल्कुल ऑप्शनल हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, वरना आप इसको स्किप कर दीजिए। और प्योर घी का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। तो ये मेरा होममेड प्योर घी है। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल में अपलोड करके रखी है, ये घी बनाने की। और घी की क्वांटिटी, बेसन और तगार की क्वांटिटी सेम रखेंगे हम। लड्डू में ये क्वांटिटी जो है सेम रहती है। और शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद रहता है, किसी को कम, इसलिए आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी। और घी भी हम एक साथ पहले नहीं डालेंगे, पहले हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन जब बनाएंगे तो उसमें ऐड करके फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सबसे पहले मैंने चने की दाल को 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब हम इसे एक ऐसी छन्नी में स्टेन कर लेंगे। देखिए, और थोड़ी देर इसे ऐसे रखे रहने देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निथर जाए। हमें इसे फुलाना नहीं है, बस इस तरह से इसका पानी भर निथार देना है। और देखिए, इस तरह से प्लेटफॉर्म पे एक किचन टॉवल या मलमल का कपड़ा आप बिछा लें, और ये जो पानी हमने स्टेन करके रखा है दाल को, इस कपड़े पे हमको बिछा देना है। ओवरऑल यानी इसका पानी जो है हमें अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो आप इसे ऐसे पोंछ सकते हैं, या थोड़ी देर तक प्लेटफॉर्म पे ही या पंखे के नीचे इस दाल को ऐसे फैला दें। तो उससे ही क्या, इसका पानी जो है एकदम ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगी ये दाल। चलिए, जब तक दाल हमारी ये अच्छे से ड्राई हो रही है तब तक हम एक पैन चढ़ा लेते हैं फ्लेम पर, और उसमें ये जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं अपनी चॉइस के, उसको हल्का सा मीडियम आंच पे रोस्ट करेंगे। इससे क्या होती है कि लड्डू में हमें शामिल करेंगे तो लड्डू की सेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाती है। और अगर इसमें हल्का सा मॉइस्चर होगा तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ये अच्छे से क्रंची हो जाएंगे, तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा लड्डुओं में। और रोस्ट करते वक्त एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि इनका कलर चेंज ना होने पाए, बस हमें इन्हें हल्का सा क्रंची बनाना है। बस उतनी देर तक ही हमें इसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे क्रंची हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। और आप ड्राई फ्रूट्स की जगह मगज़, जो तरबूज के बीज आते हैं या खरबूज के, वो भी बहुत लोग लड्डुओं में शामिल करते हैं। तो आप, अगर आपको पसंद है तो आप इनकी जगह उसे भी शामिल कर सकते हैं। बस उन्हें भी इसी तरह 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लीजिए और फिर उन्हें लड्डुओं में शामिल कर दीजिए। दाल जो है देखिए ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसे गर्म पैन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। देखिए, इस तरह से गरम पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, इसके ड्राई होने तक पूरी अच्छे से हम इसे पैन में डाल के रोस्ट कर देंगे। तो चलिए, मैं पूरी दाल इसमें ट्रांसफ़र कर दूँ। पूरी दाल मैंने फ्राई पैन में जो है ट्रांसफ़र कर दी है, और इसे अब ऐसे ही मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। हम इसे मीडियम आंच पर अच्छे से रोस्ट करना है जब तक इसका, जो हमने धोया था, तो हमने वैसे तो टॉवल में डाल के इसे पानी इसका खुश्क कर लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा जो भी पानी है वो अच्छे से
आंच पर हमारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा और ये बेसन बनाने लायक, पिसने लायक हो जाएगी ये दाल। तो इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट रोस्ट कीजिए। फिर चेक करिए दाल हमारी अच्छी खुश्क हो गई है कि नहीं। अगर नहीं हुई है तो थोड़ा सा आप और इसको रोस्ट कर लीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि ये जले ना दाल जो है। और इसका अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। देखिए जैसे कि इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है, चलाने से अच्छी खनक आ रही है आवाज़ में। तो बस हमें इतना ही रोस्ट करना है और अब मैं इसे दूसरे कोई बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि इसे हमें ठंडा करना है और ठंडा करके हम इसे मिक्सर में डाल के ग्राइंड करेंगे। तो चलिए हम इसे एक दूसरे बर्तन में ठंडा करने के लिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे अच्छे से ऐसे फैला के रख देंगे ताकि ये जल्दी ही ठंडी हो जाए। दाल हमारी देखिए अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। देखिए मेरा घर का पिसा बेसन बिल्कुल तैयार है और ये इसे मैंने थोड़ा सा दरदरा पीसा है, जो लड्डू के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। तो ये 1 कटोरी बेसन मेरा पूरा तैयार हो गया है और इतनी ही क्वांटिटी में हमने तगार ली है और घी भी आप चाहें तो इसी कटोरी से माप सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पैन में अभी हाफ क्वांटिटी में घी डाला है, पूरा घी ऐड नहीं किया है और इसमें मैं अब ये पूरा बेसन डाल दूंगी, ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से भूनते रहेंगे चलाते हुए मीडियम आंच पर। हमें आंच को मीडियम। बेसन भूनते टाइम आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि घी जो है हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करके बेसन को भूनना है और फ्लेम को हमें एकदम मीडियम से लो ही रखना है। हाई फ्लेम पर हमें बेसन को नहीं भूनना है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम हाई फ्लेम पर बेसन भूनेंगे तो वो जल्दी ही कलर बदल लेगा और उसका जो टेक्सचर और टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा एकदम से। इसलिए हमें जितना ज़्यादा हम स्लो फ्लेम पर देर तक बेसन को भूनेंगे उतने ज़्यादा लड्डू हमारे बहुत अच्छे टेस्ट में बनेंगे और टेक्सचर में भी। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और आप बाज़ार के बेसन से भी लड्डू बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये बेसन हमने घर में तैयार किया है तो ये बिल्कुल प्योर बेसन है और इसका जो टेक्सचर है हमने अपने हिसाब से तैयार करा है। थोड़ा सा हमने दानेदार तैयार किया है। तो इसके लड्डू जो हैं बहुत अच्छे और टेस्टी लगते हैं। और बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी आप ऐड करते जाइए और इसे भूनते जाइए और इसका टेक्सचर जब तक अच्छा स्मूथ ही ना हो जाए। पहले शुरू में तो क्या है, बेसन पूरा घी जो है हम डाले हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जब बेसन भुनने पर आता है तो घी को रिलीज़ करने लगता है और बहुत ही अच्छा अरोमा या खुशबू आने लगती है। पूरा घर जो है इसकी बेसन की खुशबू से महक जाता है। तो इसकी ये पहचान है कि बेसन अच्छे से भुन चुका है और इसका कलर जो है वो भी हल्का सा चेंज हो जाता है। तो हमें जब तक इसे स्लो आंच पर अच्छे से बेसन को भूनते हुए मुझे स्लो आंच पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि इसने बेसन ने जो है घी थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, और मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा घी मिलाकर 1 कटोरी से थोड़ा कम मैंने इसमें घी मिलाया है। घी की क्वांटिटी और शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें घी नहीं डालूंगी, इतने ही घी में अच्छे से मेरा बेसन जो है 5 से 7 मिनट और इसे अभी मैं भूनूंगी, हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और इसमें 1 पिंच में येलो फूड कलर ऐड करूंगी। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए। इससे क्या है, बाजार जैसा लुक आ जाता है, वरना आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। देखिए दिख रहा होगा आपको घी अच्छे से रिलीज़ होने लगा है और अब मैं इसमें ये येलो फूड कलर ऐड कर दूंगी 1 पिंच और इसे भी अच्छे से मिला लूँगी। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छे लड्डू तैयार होने वाले हैं हमारे। बेसन को भूनते हुए मुझे 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से भुन चुका है, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी अरोमा आ रही है और इसका थोड़ा सा लुक और टेक्सचर भी चेंज हो गया है। अच्छा, मैंने दानेदार बेसन तैयार किया था, तो ये देखिए आप इसमें दाना उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बाज़ार वाला बारीक वाला बेसन लिया है तो उसमें दाना उठाने के 2 तरीके बताऊंगी मैं। पहले तो ये कि आप उसमें 2 चम्मच सूजी ऐड कर दीजिए और उसे भी ये बेसन के साथ अच्छे से भून लीजिए। दूसरा ये कि जब वो इस स्टेज पर आ जाए
जब वो घी को रिलीज़ करने लगे तो आप उसमें पानी के छींटे मारिए, तो उससे बहुत अच्छा दाना आ जाता है बेसन में और उसका टेक्सचर बहुत दानेदार हो जाता है लड्डू का। तो इस तरीके से आप इसमें दाना उठा सकते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, देखिए ये दानेदार है बेसन, इसलिए मैं इसमें पानी या सूजी कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। बस इसी तरह मैं इसे भून लूँगी। और अब मेरा बेसन जो है पूरी तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसे फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये टिप आप ज़रूर याद रखिए कि हमें गरम गरम ये भुने हुए बेसन में तगार नहीं मिलाना है। इससे क्या होगा, हमारे लड्डू फिर बंधेंगे नहीं, एकदम तगार जो है मेल्ट हो जाएगी इसमें जाके। तो जब ये ठंडा होने लगे और उस स्टेज पर पहुंच जाए कि आप इसे आराम से छू सकें, हाथ लगा सकें, उस स्टेज पर हमें इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स है बाकी के, जैसे तगार, ड्राई फ्रूट और हरी इलायची का पाउडर, उसमें ऐड करके और अच्छे से हम फिर लड्डू बांध लेंगे। तो अभी मैं इसे फ्लेम को ऑफ करके इसे नीचे उतार दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरा बेसन जो है बिल्कुल तैयार है अब लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि ये मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये इतना ठंडा हो गया है कि हम इसमें हाथ लगा सकें। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, बस इतना ठंडा हो कि इसमें आराम से हम छू सकें। तो अब मैं इसमें ये जो इलायची पाउडर मैंने बना के रखा था और ये ड्राई फ्रूट जो रोस्ट करके रखे थे और तगार की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन इतनी जो है उसके लिए सफिशिएंट है लड्डू के लिए। और इसको अच्छे से मिला लेंगे अब हम, कि मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और साइज़ में आप जितने भी साइज़ के लड्डू बनाना चाहें इस तरीके से बांधते जाएं। देखिए ऐसे साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे हमारे लड्डू माशाल्लाह। देखिए मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं बेसन के, और ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत अच्छे लड्डू तैयार हुए हैं, दानेदार, और इनका टेक्सचर और लुक बहुत ही अच्छा आया है। आप भी इसी तरह से इस लड्डू को बनाइए। और मैं आपको एक बात और बताना भूल गई थी कि जब हम दाल को पीसते हैं तो उसे एक बार छान लें, छान के फिर वो बेसन को आप इस्तेमाल करें लड्डू बनाने। देखिए मैं पास से बता रही हूँ आपको इसका लुक और टेक्सचर, ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। आप भी इसी तरह तगार बनाकर पहले फिर लड्डू इस तरह से इस रेसिपी से तैयार कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और मेरे चैनल जायका विद तरन्नुम निशात को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। फिर मिलूँगी एक न्यू और टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।